गाइस, देश के लाखों छात्र, लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यदि समझा जाए और उन युवाओं जो अपनी जिंदगी का एक कीमती समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए दे रहे हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको एक्चुअल में नहीं पता कि हम लोगों को किसी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन कैसे करना है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप लोगों को किसी प्रतियोगी परीक्षा की प्रिपरेशन यदि करना है तो उसके क्या स्टेप बेसिकली होना चाहिए, कैसे आप लोग एक बेहतर रिजल्ट लेकर आ सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव परीक्षा एक्चुअल में एक रेस है। यहां पर काफी सारे स्टूडेंट्स रेस में दौड़ रहे हैं और वहां पर आप लोगों को अव्वल आना है, तो वहां पर कुछ ना कुछ तो स्मार्ट प्ले करना पड़ेगा। या जो लोग सिलेक्ट होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नौकरी पाते हैं, तो वहां पर उनमें क्या स्पेशलिटी बेसिकली देखी गई, उन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को सीरियसली देखिएगा और स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग एक कंक्लूजन पर पहुंच पाएं कि मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी भी है या फिर नहीं करनी। यदि मैं कर रहा हूं तो क्या सही डायरेक्शन में प्रिपरेशन कर रहा हूं या फिर नहीं कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा कि स्पेशल टेक्नो बेसिकली आईटी स्टूडेंट्स मैक्सिमम इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो यहां पर जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज यहां पर हम लोग, आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां पर ये स्टेप आप लोगों को सेम देखने को मिलेंगे। अब सबसे पहला सवाल जो आप लोगों से गाइस अपने आप से आप लोगों को पूछना है कि क्या मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। शुड आई प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आखिर मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं एक टीचर हूं, कभी भी कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि ये जो भीड़ है स्टूडेंट्स की वो कम हो जाए, क्योंकि बेसिकली यदि देखा जाए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना टीचर को फायदा है। लेकिन मैं यहां पर आखिर ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वो मेरा फायदा आप लोगों के नुकसान से कम है। यानी कि आप समझ रहे हो, यदि कोई ऐसा छात्र जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट कर सके, और वो यदि उस रेस में दौड़ रहा है, अपनी जिंदगी का वो कीमती समय वहां पर गुजार रहा है, तो आगे जाके उसकी लाइफ किस प्रकार होने वाली है, इस चीज को आप लोग भली भांति समझ सकते हो। तो सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने से पहले आप लोगों को अपने आप से यह सवाल पूछना बेहद जरूरी है कि क्या मैं इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बना भी हूं या फिर नहीं बना। मेरा कहने का मकसद क्या है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फंडामेंटल लेवल उतना बेहतर नहीं है, यानी कि जो स्टार्टिंग की एजुकेशन उनकी है, प्राइमरी एजुकेशन या फिर 10th क्लास की एजुकेशन या बेसिक जो है वो उनके फंडे क्लियर नहीं है, और उनकी एज अभी आप लोग देखोगे 23, 25 या फिर आप लोग बोलोगे 30 ईयर के अराउंड है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वहां पर आपको इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि वहां पर आप जिस भी डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का लेवल क्या है, क्या वहां पर कितना कंपटीशन है, कैसे छात्र वहां पर कॉम्पिटिट कर रहे हैं, क्या आप उनको बीट कर पाओगे आपके एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि आप लोग उस चीज को बिना समझे वहां पर रेस में दौड़ रहे हो और आप काफी पीछे हो, वहां पर काफी अव्वल स्टूडेंट्स आगे हैं और वो लगातार अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो उनको बीट कर पाना ये जो है नामुमकिन की तरह हो सकता है, क्योंकि आपका जो वीकनेस है वो स्टार्टिंग से है, या आपकी कंसंट्रेशन पावर उतनी नहीं है, या आपकी क्षमताएं उतनी नहीं है। तो ये कोई भी टीचर आपको नहीं बता सकता है, आपका फ्रेंड आपको नहीं बोल सकता है कि नहीं यार तू नहीं हो सकता है, आपको डिमोटिवेट कोई नहीं करेगा। लेकिन एक बार थम कर इस रेस में अपने आप से ये सवाल जरूर पूछना है कि कहीं मैं अपने जीवन का वो कीमती समय गलत जगह पर तो नहीं दे रहा हूं। इस चीज से आप लोग निश्चिंत रहिएगा। जरूरी नहीं है कि लाइफ में आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन ही करो। ये मत समझिएगा कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहा हूं, मोटिवेट करने की जगह नहीं, मैं आपको अवेयर कर रहा हूं। बेसिकली इन चीजों को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आपको अपने आप से यह सवाल पूछना है, क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए बना भी हूं या फिर
फिर नहीं बना तो आपके लिए हो सकता है इस रेस से बेहतर कोई दूसरा रास्ता हो जो आपका इंतजार कर रहा हो। वो चीजों को समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले आप लोगों से अपने आप से यह सवाल पूछना है, क्या मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बना हूं या फिर नहीं बना, क्या मुझे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ये जो सवाल है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जो आने वाले सवाल हैं उनसे ज्यादा। अब जो सेकंड स्टेप आप लोगों का आता है उसको समझना बेहद जरूरी है। जो सेकंड स्टेप है आप लोगों का, अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो भी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आती हैं उनके सिलेबस को समझे। जैसे कि आपकी क्वालिफिकेशन हो सकता है आपने आईटीआई किया हुआ है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसियां आती हैं। जैसे यदि आईटीआई स्टूडेंट्स की बात करें, इसरो है या फिर डीआरडीओ है, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, काफी सारे डिपार्टमेंट हैं जहां पर वैकेंसी ओपन होती हैं। तो सबसे पहला आप लोगों का काम है कि मैंने जो क्वालिफिकेशन कर रखी है जिससे मैं प्रिपरेशन करना चाहता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, मेरे पास में कौन कौन से ऑप्शन हैं, किस किस डिपार्टमेंट में मैं एलिजिबल हो सकता हूं, किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलती है। ये इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को इंटरनेट की दुनिया में अवेलेबल है। आपको अवेयर होना है, उन चीजों को समझना है। फिर उनके पाठ्यक्रम को आपको समझना बेहद जरूरी है कि भाई आखिर यदि मैं इस डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, कोई XYZ डिपार्टमेंट है, वहां पर उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसके सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, समझना है। देन उसके बाद में जो अगला स्टेप आप लोगों का आ जाता है वो आ जाता है अपनी स्ट्रेंथ या पाठ्यक्रम के अनुसार विभाग को प्राथमिकता दें। यानी कि आप लोगों को प्रायोरिटी देना है डिपार्टमेंट को एज पर योर स्ट्रेंथ और सिलेबस। यानी कि अब आपने ये चीज समझ ली कि भाई कोई XYZ डिपार्टमेंट है जहां पर आपने देखा कि लाइक डीआरडीओ का जो सिलेबस है वहां पर टेक्निकल भी आना है, नॉन टेक्निकल भी आना है। यदि हम लोग BARC के सिलेबस को देखें अकॉर्डिंग टू ITA स्टूडेंट्स, वहां पर फर्स्ट पेपर जो होगा हमारा ITA स्टूडेंट्स के लिए वो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन सेकंड एग्जाम जो है वो टोटल टेक्निकल का, यानी कि टोटल जो सिलेक्शन डिपेंड करेगा फाइनली वो हमारे टेक्निकल के ऊपर डिपेंड करेगा। या कई सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां पर टोटली टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, जो भी डिपार्टमेंट है जहां पर आप लोगों ने सिलेबस को समझा उसके अकॉर्डिंग आपको यह पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। इनमें से कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा होगा, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे कि हाँ भाई उनको पता है कि इसमें तो मैं फाड़ दूंगा, मतलब समझ रहे हो। कई लोग ऐसे होंगे कि टेक्निकल तो भैया मेरा ऐसा है, आप कहीं से भी पूछ लो, मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरा कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं जाने वाला, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है, फंडामेंटल क्लियर है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो अब आपको यह चीज समझना है कि मेरे अकॉर्डिंग कौन सा डिपार्टमेंट मुझे सूट करेगा। क्या मैं इसरो के एग्जाम बहुत अच्छे तरीके से फाइट कर सकता हूं क्योंकि इसरो में ज्यादा क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, या फिर मैं रेलवे के एग्जाम फाइट कर सकता हूं क्योंकि नॉन टेक्निकल से सिलेक्शन होना है, मेरा नॉन टेक्निकल अच्छा है, वहां पर भी ITI मांगा हुआ है, लेकिन आपका सिलेक्शन नॉन टेक्निकल के ऊपर है, टेक्निकल क्वालिफाइंग नेचर का। तो ये चीजें समझना बेहद जरूरी है। जब आप लोग ये चीजें समझोगे तो वहां से क्या होगा, आप डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी दोगे कि सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी ये है, और उसमें और ज्यादा अपनी एफर्ट लगाओगे, देन उसके सिलेबस को और अच्छे तरीके से क्लियर करोगे। देन वहां पर जब वैकेंसी आती है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपने अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर और अच्छे तरीके से काम किया, जो स्ट्रेंथ ऑलरेडी आपकी थी वहां पर उसको और शार्प किया, देन उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस है उस डिपार्टमेंट के ऊपर फोकस किया। तो ये चीजें करना बेहद जरूरी है। कई बार क्या होता है, एक टाइम पर दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई होती हैं, एक डिपार्टमेंट में टेक्निकल से सिलेक्शन होना है, दूसरे डिपार्टमेंट में नॉन टेक्निकल से सिलेक्शन होना है। तो आप लोग दोनों तरफ फोकस कर रहे हो, एक को प्रायोरिटी नहीं दियो। डेफिनेटली फोकस दोनों तरफ करना है, लेकिन किसी एक डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देना पड़ेगा कि मुझे सिलेक्शन टेक्निकल से बेसिकली लेना है या नॉन टेक्निकल से लेना है, स्पेशली जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये चीजें आप लोगों को आई होप समझ में आ रही होंगी कि मैं किस व्यू में बात कर रहा हूं, किस पॉइंट पर बात कर रहा हूं। तो आपको सबसे पहले सिलेबस समझना है, उसके बाद में डिपार्टमेंट को प्रायोरिटी देना है कि भाई मेरे अकॉर्डिंग, मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कौन सा डिपार्टमेंट मुझे सूट करेगा कि जहां पर मेरे ज्यादा चांसेस है सक्सेस होने के, राइट। उसके बाद में आप लोगों का अगला स्टेप बनता है, वो बनता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन। यानी कि जो प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग तैयारी करने के लिए तैयार हो, उसके लिए क्या क्या संसाधनों की उपलब्धता है। लाइक इसका कहने का मतलब क्या है कि क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, इन द सेंस यदि मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो उसके लिए मुझे किन बुक्स की आवश्यकता होगी,
किन ऑनलाइन कोर्सेज की तरफ मुझे जाना है, किस टीचर से मुझे पढ़ना है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ऐसा तो नहीं कहीं मैं ऐसे टीचर को चूज कर रहा हूं जिसको उस फील्ड में खुद ही एक्सपीरियंस नहीं है, केवल और केवल वो नाम के लिए टीचर है। तो उन चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ये कोई और आकर आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा। आपको हर चीज को बारीकी से समझना है कि इस डिपार्टमेंट की यदि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मेरे लिए कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। स्पेशली यदि टेक्निकल में हम लोग देखें तो वहां पर कई सारी नॉन स्टैंडर्ड बुक आप लोगों को मिल जाएंगी जहां पर गलत कंटेंट या गलत इंफॉर्मेशन भी बेसिकली दी हुई है, यानी कि वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट बुक्स नहीं है आपके लिए, तो उनको आपको हटाना है एंड राइट बुक्स को चूज करना है। अब कैसे पता चलेगा सर कौन सी करेक्ट बुक है, किससे प्रिपरेशन करना चाहिए? तो इसके लिए ऑलरेडी मैंने काफी सारी वीडियोस बनाई है जहां पर मैंने आईटीआई स्टूडेंट्स को स्पेशली रिकमेंड करी हुई है बुक कि यदि आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इन बुक्स को आप लोग ले सकते हो। ये बुक्स आप लोगों के लिए बेसिक नीड है, यानी कि ये तो आप लोगों को लेना ही पड़ेगा यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहां पर ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गई कि आप लोगों को जो भी संसाधन है उनको आप लोगों को कलेक्ट करना है। किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना है, क्योंकि एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का स्टडी मटेरियल। यदि आपके पास में राइट स्टडी मटेरियल है ना तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि आप लोग जो भी रेस में दौड़ रहे हैं उनसे आगे निकल जाओगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल एक मुख्य हिस्सा है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट स्टेप आप लोगों का आ जाता है कि भैया सही टीचर का चयन करें, चूज द राइट टीचर, क्योंकि टीचर आप लोगों को मार्गदर्शन दे रहा है, राइट? क्योंकि भैया एक जो डायरेक्शन है ना वो एक टीचर दिखा रहा है। यदि उस टीचर को ही उस रास्ते का नहीं पता है, या कि आप लोगों को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना है, तो यदि वो टीचर उस पॉइंट से उस पॉइंट तक खुद ही नहीं गया है, उसको उस रास्ते में क्या क्या अड़चन आनी है उसको नहीं पता है, तो वो टीचर आपको गाइड नहीं कर पाएगा करेक्टली। तो आपको वो चूज करना है कि भाई ऐसा कौन सा टीचर है जो खुद उस पाथ पर चल के सक्सेस हुआ हो, उसने खुद उस पाथ पर चला हो, एक एक स्टेप को समझाओ कि अब आगे कौन से स्टेप में क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, कहां पर कांटे हैं, कहां पर फूल हैं, जिससे कि वो आपको बचा सके। क्योंकि अब होता क्या भाई, कई सारे स्टूडेंट्स सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, कई सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, कई सारे स्टूडेंट्स ऑफलाइन कोचिंग्स के माध्यम से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यहां पे मेन प्रॉब्लम क्या होती है, आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो, आपके पास में टाइम लिमिटेड होता है, और उस लिमिटेड समय में एक्चुअल में है क्या, आपको एक पाथ पर चलना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आपको पहुंचना है। तो आप डेफिनेटली सेल्फ स्टडी के माध्यम से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच जाओगे, लेकिन पहले क्या होगा, हो सकता है आप यहां जाओ, फिर यहां जाओ, फिर यहां जाओ, जब पता चले यार मैं गलत रास्ता आ गया, फिर आप यहां जाओगे, देन बी पॉइंट पर पहुंच जाओगे भटकते भटकते। लेकिन यदि आपके साथ में कोई टीचर है जो आपको गाइड कर रहा है, जो उस रास्ते पर चला हुआ है, तो डेफिनेटली वो आपके समय को सेव करेगा और वो डायरेक्टली आपको उस पॉइंट तक ले जाएगा। साथ ही साथ रास्ते में आने वाली कठिनाइयों से आपको अवेयर करेगा कि आपको इन टॉपिक को पढ़ना है, ये चीजें आ सकती हैं, तो वो सारी चीजें आपको गाइड लेते रहना है एक करेक्ट टीचर के माध्यम से। सो आई होप इस पॉइंट को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें होता क्या है, देखिए भाई, अब कई सारे सवाल बेसिकली आते हैं इस सिचुएशन में, कई सारे सवाल देखें। एक्चुअल में आपके पास में ए टीचर और बी टीचर, सी, डी, काफी सारे टीचर्स अवेलेबल हैं। अब यहां पर आता है कि सर कोई ए टीचर है जो कि एक जेन्युइन टीचर है, यानी कि वो स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि उसके समय की वैल्यू क्या है, वो हर चीज को समझता है, वो आप लोगों को कोई स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन उसकी फी जो है वो अकॉर्डिंग टू जितना एफर्ट डाल रहा है बी टीचर के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन तो अब स्टूडेंट्स को क्या लगता है, भाई यहां पे फी कम है, मैं यहां पे ज्वाइन कर लूं। बेसिकली क्या रीजन है, क्योंकि भाई यहां पे ऑलरेडी फी कम है, लेकिन वो बी टीचर जो है वो करेक्ट गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, या फिर करेक्ट वे पर आपको लेकर नहीं जा पा रहा है। तो ये उस तरीके से समझिएगा इसको कि आपको एक पर्टिकुलर बीमारी है और उस बीमारी की दवाई जो है वो इस
किस डॉक्टर के पास है, ए डॉक्टर के पास। अब बी डॉक्टर जो है वो, उसको ये नहीं मतलब कि आपको क्या बीमारी है, उसको एक दवाई देना है जो कि उस बीमारी से रिलेटिव नहीं है, यानी कि उससे मैच नहीं खाती है, उस बीमारी को सही नहीं करने वाली है, कि आपको जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन नहीं है। अब यहां पर ए डॉक्टर उस बीमारी की दवाई देने के लिए एक प्रॉपर फी चार्ज कर रहा है। अब यहां पर यह बोल रहा है कि भैया कोई दिक्कत नहीं, आओ आपकी बीमारी है, आप यहां पर आ जाओ, आप जो है आधी फी में ले जाओ। वो आखिर क्यों दे पा रहा है? उसके पास में करेक्ट वो है ही नहीं जो आपकी बीमारी का सॉल्यूशन करा। तो आपको कहां, ए डॉक्टर के पास जाना चाहिए या बी डॉक्टर के पास, तो ये खुद आप लोग समझदार हो। तो इस प्रकार आपको कोई भी टॉपिक है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसके लिए उस तरीके से अपने टीचर का चयन करना है। क्या ये टीचर वास्तव में कैपेबल है इन टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए? क्या उसकी वीडियोस आप लोगों ने देखी है कि हाँ ये वास्तव में राइट अप्रोच है मेरे लिए, मैं यहां से इस टॉपिक को कवर कर सकता हूं, इस टीचर को उस टॉपिक के बारे में डीपली नॉलेज है या नहीं? तो वो कोई और आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद ही समझना पड़ेगा। उसकी वीडियोस को देख के, उसके टॉपिक पढ़ाने के तरीके को देख के ये चीज आपको समझना पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनको समझना बेहद जरूरी है जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। उसके बाद में आता है कि आपने सिलेबस को समझ लिया, आपने एक टीचर को चूज कर लिया, अब सारी चीजें आपके सामने है, आपके पास में क्लियर है कि मैं इस डिपार्टमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूं, ये मेरी पहली प्रायोरिटी है, यदि यहां वैकेंसी नहीं आती तो सेकंड प्रायोरिटी ये है, मेरी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग थर्ड प्रायोरिटी मेरी ये है, फोर्थ प्रायोरिटी मेरी ये है। अब यहां पर कहीं पर भी वैकेंसी आती है, आपके प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप उसको चूज करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी मटेरियल फाइंड आउट करते हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कलेक्ट करते हो, सिलेबस को बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हो। अब आपकी मेहनत के ऊपर बारी आती है। कोई टीचर आपको टॉपिक को क्लियर कर देगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगी। वहां पर जरूरत पड़ता है आपके सेल्फ डिसिप्लिन का, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। अब आप लोगों को एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। अब यहां पर देखो, एक टाइम टेबल का मतलब को समझिएगा। ये जरूरी नहीं है, यदि मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जैसे कि मैंने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करी, एग्जाम को क्रैक किया, सारी चीजें, मैंने कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो नहीं किया। कई बार मैंने एक पेपर के ऊपर टाइम टेबल बनाया। इवन जो लोग प्रैक्टिकली टाइम टेबल बनाते हैं वो इस बात को बहुत भली भांति रिलेट कर पा रहे होंगे। कभी भी आपके साथ में ऐसा नहीं होगा मैंने बनाया कि भैया 6 बजे से 7 बजे तक मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा, देन आधा घंटे का ब्रेक लूंगा, 8 से 9 मैं इस टॉपिक को पढ़ूंगा। तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि उस टाइम पर आपका माइंड कहां पर है, किस सिचुएशन में है, कोई नहीं जानता है। तो यहां पर हमेशा मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आपका माइंड जब पूरी तरह एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, पूरी तरह ग्रहण करने के लिए तैयार है, उस टाइम आपको पढ़ना चाहिए। मैं जनरली अपने केसेस में मैंने हमेशा वही किया। जब मुझे लगता है मतलब नहीं है कि रात के 10 बजे हैं, 11 बजे हैं, 12 बजे हैं या 1 बजे हैं, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर स्टडी के लिए हैं, जो लोग ऑलरेडी जॉब के साथ में स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए डेफिनेटली भाई जॉब के टाइम पर भाई सोना भी जरूरी है, उठना भी है, जाना भी है, तो वहां पर एक गैप फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहां पर उनको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जो प्रॉपर स्टडी के लिए उनको मतलब नहीं है कि यदि आप जो है ना, आपका माइंड कर रहा है कि यार रात में 12 बजा है और मेरा पूरा अंदर से जो मन है ना वो इतना मोटिवेट है इस टाइम पर, तो उस टाइम पर उस मौके को मत गवाइए। क्योंकि चाहे जिस टाइम पर आपकी ग्रहण करने की ताकत 100% है ना, वहां पर आप आधा घंटे भी पढ़ाई करोगे, जिस टाइम पर आपका मन नहीं है आपके 6 घंटे के बराबर होगा, क्योंकि वहां पर आपकी कैचिंग पावर 100% होगी, टोटल फोकस्ड आपका 100% होगा। तो हमेशा फोकस इस बात का किया करिए कि मेरा सिलेबस ये है, मुझे किस प्रकार कवर करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई पर्टिकुलर टाइम टेबल नहीं होता। कई बार मेरे पास में फोन आता है, सर मेरे को एक टाइम टेबल बना के दे दीजिए, मैं उसको पूरी तरह फॉलो करूंगा, देन आप मुझे बताइए क्या मैं उसको फॉलो करूंगा तो क्या मेरा जॉब हो जाएगा? नहीं बता सकता भाई। एक हाथ में किताब लेके घंटों बैठे रहना बात अलग है, लेकिन एक्चुअल में पढ़ाई करना बात अलग है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर मैं 6 घंटा लगातार पढ़ता हूं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा?
मैं दावे के साथ लिख के बोल सकता हूं आपको कि 6 घंटा लगातार पढ़ना पॉसिबल नहीं है। वहां पे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग के 1 घंटा में भी हो सकता है कि आपकी कंसिस्टेंसी पूरी तरह वहां पर हो, टोटल आपका फोकस हो, लेकिन आने वाले 2-3 घंटे में आप जबरदस्ती कर रहे हो अपने मन के साथ में, वो स्टार्टिंग में करो आपकी फोकस को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, टाइम को और बढ़ाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप लगातार 6 घंटे के लिए सोच रहे हो। बीच बीच में ब्रेक की आवश्यकता है, ब्रेक लो, एंजॉय भी जरूरी है। हर चीजें जो है उस तरीके से बांटो कि आपका माइंड एक प्रॉपर वे में काम करे। तो उस चीज के ऊपर विशेष आप लोगों को फोकस करना है। हालांकि एक आपका टाइम ऐसा तो होना चाहिए, अब ऐसा नहीं है कि भाई दिन भर मेरा मन ही नहीं किया पढ़ाई का तो मैंने दिन भर पढ़ाई ही नहीं करी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका एक सीरियसनेस होना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो एक क्या है ना, जब तक आपके अंदर इमोशन नहीं है आप कोई काम नहीं कर सकते हो, राइट। इमोशन में ही मोशन जुड़ा हुआ है, यानी कि जब तक आप किसी चीज को लेके कोई एक सॉलिड रीजन नहीं है आपके पास में कि हाँ भाई ये मेरे पास में एक सॉलिड रीजन है, मुझे करना ही करना है। जैसे कि यदि पर्सनल मैं अपना एग्जांपल लूं, मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास में कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि मैं नहीं पढ़ाई करूंगा तो मेरे अब कोई बी ऑप्शन है कि ठीक है भाई मेरा जॉब नहीं लगेगा तो मेरे पास में एक बी ऑप्शन है, मैं उसको चूज कर लूंगा। मेरे माइंड में जगह ही नहीं थी कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, दूसरा मेरे को रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तो वहां पे ऑटोमेटिक आपका दिमाग भी ऐसे काम करेगा कि हाँ भाई तैयारी करनी है, उसके बाद तो कुछ नहीं है भाई, मजदूरी करना पड़ेगी तुझे, तेरे ये हालात हो जाएंगे। तो उनको देखना, इमेजिन करने से ही डर लगता था। देन अपने आप यहाँ पे जो लोग मूवी देखने जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मेरा मन ही नहीं कर रहा है, भले मैं साथ में चला जाऊंगा लेकिन जाते टाइम, एंजॉय करते टाइम भी मेरे माइंड में ये चीजें आ रही हैं, अरे यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, कि मतलब मैं एक अपने डायरेक्शन से भटक रहा हूं। तो देन आकर मुझे डबल ताकत मिलती थी पढ़ने की। जब भी मैंने समय बर्बाद किया, आने के बाद में मुझे डबल एनर्जी के साथ में मैं स्टडी करता था। तो आपके पास में एक प्रॉपर रीजन होना चाहिए कि आखिर मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, नहीं करूंगा तो उसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, क्या कोई बी प्लान है। यदि बी प्लान आपके माइंड में है तो समझ लो कि प्रिपरेशन होने वाली है नहीं है, क्योंकि ये है एक बोरिंग जर्नी। ऐसा तो है नहीं है कि पढ़ाई करने में आपको मजा आ रहा है, एंजॉय आ रहा है जैसे मूवी देखने में आता है, तो नहीं है। तो माइंड उसी तरीके से काम करता है, कंफर्टेबिलिटी की तरफ भागेगा ही भागेगा, लेकिन उसको केवल और केवल इमोशन के माध्यम से रोक सकते हो। यदि कोई इमोशन है तो डेफिनेटली आप वो चीज कर जाओगे। तो ये चीज़ें आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। तो उस तरीके से अपनी स्टडी को जो है आगे बढ़ाना है, आप लोगों को ये सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, देन एक बेहतर रिजल्ट जो है कहीं ना कहीं आप लोग लेकर आ सकते हो। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस मैसेज को समझ पा रहे होंगे पूरी तरीके से, और इन चीज़ों को आप लोग फॉलो करोगे, देन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट लेकर जो है आप लोग आ पाओगे। सो मुझे उम्मीद है कि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली होगी। यदि वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली है तो एक थम्स अप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय। यदि आप ITI स्टूडेंट्स हैं और टेक्निकल एग्जाम लाइक इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, रेलवे, DRDO, इसरो, NCL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन की। इनकी मदद से आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो।